यहाँ पर जहाँ पर उसको इंड किया गया था उसी क्लासिफिकेशन में कंटिन्यू कर लेते हैं। लास्ट टाइम बोल गया मैं कि एक ब्रिटिश पॉलिटिकल फिलोसोफर है, इंग्लैंड का एक राजनीतिक दार्शनिक है, उसका नाम है J.S. मिल, जेम्स स्टुअर्ट मिल। इसकी विशेषता ये जाना जाता है कि इसने व्यक्तित्व के उपयोगितावाद में संशोधन करके नए तरीके से उसको प्रस्तुत किया है। लेकिन इसी का देन ये है इस भारतीय इतिहास में कि इसने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है। एक को कहता है ये हिंदू एज, दूसरे को कहता है ये मुस्लिम एज, और तीसरे कालखंड को कहता है ये ब्रिटिश या एज ऑफ क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन एज। वो कहने का आधार क्या है? ये कहता है कि वेरी एंशिएंट फेज ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया, भारतीय इतिहास के संदर्भ में इसकी मान्यता ये है कि आरंभ के दिल्ली के सुल्तानों के आने के पहले भारत में तराइन के द्वितीय युद्ध मतलब 1192 के पहले जो राजवंशों का इतिहास रहा है या जो राजवंशों ने अपनी सत्ताएं स्थापित की वे सब के सब हिंदू या बौद्ध थे, तो अधिकांशतः हिंदू थे। हम थोड़ा सा इसको माइंड लेके करते हैं अगर, तो एक टाइम आप फेस करने स्टोन एज को, मतलब ऐसा फेज जहां पे धर्म व्याख्यित नहीं था और न ही धर्म की मान्यताएं व्याख्यित थी। स्टोन एज में देखा जाए पूरे पाषाण काल में तो धर्म अस्पष्ट, वर्शिप ऑफ सिस्टम, गॉड की व्याख्या, ईश्वर की अवधारणा व्याख्यित नहीं थी। लोगों की मान्यताएं जरूर थी, लोग इस लोक के अलावा भी दूसरे किसी और सिस्टम ऑफ यूनिवर्स में सोचते थे कि शायद कुछ एक और सिस्टम है, एक और जगह है जहां पर मनुष्यों का निवास है या कुछ भी हो जहां पर है। लेकिन इसमें धर्म की व्याख्या नहीं थी, ईश्वर की मान्यताएं नहीं थी। धर्म का रूप प्राकृतिक उपासनाएं थी, डर, फियर या लालच थी। इन आधारों पर धर्म की व्याख्याएं नहीं की गई। स्टोन एज का पूरा सिस्टम धर्म की व्याख्याओं से बाहर रहा है। सिंधु सभ्यता में धर्म की मान्यताएं थी और एक स्पष्ट धार्मिक मान्यताएं मिलती थी। पूरे के पूरे कालखंड में देखा जाए गुप्तों तक आते आते गुप्तों से मूर्ति पूजा का आरंभ है और गुप्तों के पूरे पहले टाइम ऑफ पीरियड में धर्म व्याख्यित था, अव्याख्यित था। पहले आरंभिक काल में अव्याख्यित था, फिर प्राकृतिक शक्तियों की पूजा के रूप में वो स्वीकार होता चला गया और फिर गुप्तों के बाद ही मूर्ति पूजा के रूप में वो आरंभ हुआ। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा देखिए, आप मगध के उत्कर्ष से देखिएगा, अगर जहां पर नंद और मौर्य और फिर ढेर सारे ग्रुप और ढेर सारी डिनास्टियों ने जहां अपनी सत्ताएं स्थापित की, हर्ष तक, राजपूतों के इतिहास तक और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पहले तक जितने भी राजवंश भारत में स्थापित हुए वे सब अधिकांशतः हिंदू या एक विशेष धर्म माताओं को प्राकृतिक उपासक थे या गुप्तों के बाद गुप्तों से वो लोग मूर्ति पूजा के साथ अपने धर्म की मान्यताओं को स्वीकार करते रहे। इस पूरे को मैं कह सकता हूं कि मगध के उत्कर्ष से या उससे पहले में पाषाण काल से 1192 के पूर्व तक, मतलब तराइन के युद्ध से पहले जो दूसरा युद्ध है जहां पर गौरी और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे से
हैं और तुर्की से जीतता है, भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। लेकिन ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि इस युद्ध के पहले भारत के अंदर जो राजवंशों का इतिहास है, जो सत्ताएं हैं, वो पूरी तरह से राजाओं का इतिहास है और राजे हिंदू थे। ये अलग बात है कुछ राजाओं का इतिहास बुद्ध और जैन के साथ मिलता है, लेकिन अधिकांशतः वो हिंदू राजे ही थे। 1192 के बाद एक ऐसा इतिहास शुरू होता है जो भारत के लोग नहीं थे। अरब के अंदर इस्लाम का आगमन और उस आगमन के पश्चात भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो बदलाव होता है वो ये कि भारत के अंदर इस्लामिक सत्ताएं स्थापित होती है। यहाँ रियाया या प्रजा अधिकांशतः हिंदू या बौद्ध है, जबकि सत्ता के अंदर तुर्की का मुसलमान बैठा हुआ है। अब इस कालखंड को लेकर यहाँ से लेकर मुगल पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत, पूरी दिल्ली सल्तनत और पूरा मुगल तक जेम्स मिल मानते हैं कि ये मुसलमानों का काल है और इसी को मध्यकाल भी कहा है। इस टाइम में दिल्ली सल्तनत के सारे सुल्तान मुसलमान, मुगलों के सारे बादशाह मुसलमान। तो स्टुअर्ट ने इसको मुसलमानों का मुस्लिम एज कहा है। और जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी या और सही कहा जाए कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, पुर्तगीज, ब्रिटिश, फ्रेंच और फिर सारे व्यापारिक यूरोप की व्यापारिक घटनाएं जहाँ से आरंभ हुई और पुर्तगालियों के आने के बाद भारत के अंदर ईसाइयत का प्रचार प्रसार और पादरियों का आगमन आरंभ हुआ। उस कालखंड को मिल कहते हैं कि ये एज ऑफ क्रिस्टी या ईसाइयों का काल है। इसी के आधार पर जो बंटवारा पॉलिसी के आधार पर इतिहास का मिल नहीं माना कि ये भारत का प्राचीन काल है, ये मध्यकालीन इतिहास है और ये आधुनिक इतिहास है। समान लक्षण यही है कि हम भारतीय समान तौर पर जानते हैं कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। लेकिन सही बात यह है कि जेम्स मिल ने जब से स्टुअर्ट मिल ने इस काल विभाजन को धर्म के आधार पर बांटा है। द एज ऑफ हिंदूज and the age of Muslims and the age of Christy। पर ये बिल की मान्यता है। वास्तविक इतिहास का विभाजन उसके साक्ष्यों के आधार पर, ऐतिहासिक एविडेंसेस के आधार पर, जो आर्कियोलॉजी और लिटरेचर के ऊपर डिपेंड करती है, उसके आधार पर इतिहास का लेखन है जो वास्तविक भारतीय इतिहास है। इस कालखंड को समझने का मतलब ये है कि इतिहास को समझ में आएगा आपको, और इतिहास समझने का मतलब ये है कि इसका जो मैकेनिज्म है, इसका जो बनावट है, इसकी जो लेखन का आधार है, और लेखन का आधार भी वास्तविक रूप से समझ में आएगा। होपफुली आप लोग एक चैप्टर आपको काम के लिए हेल्पफुल होगा। हम लोग बारीकी से एक कल के लेक्चर के में हम लोग इसको खंडों में पूरे के पूरे कालखंड को, दोनों फेज को, एक तो जो इतिहास का वास्तविक बंटवारा है वो, एक जो बिल का बंटवारा है वो, हम राजवंशों के आधार पर, समय घटनाओं के आधार पर, किन किन राजवंशों से किस समय चक्रण हुए, ये आगे बढ़ा इस आधार पर इसका बंटवारा करेंगे, ताकि इतिहास और अधिक आपके लिए निखरता हुआ दिखाया जाए और आपके साथ और स्पष्ट वार्तालाप हो सके और इतिहास आपको बहुत स्पष्ट समझ में आ सके। मैं लास्ट में इससे कह दूँ कि 2-3 वीडियोस में यूट्यूब पर आपको उपलब्ध कराई जा रही, ताकि आप आराम से प्रश्न पा सकें। हम लोग क्लास को रेगुलरली मॉर्निंग में 9 o'clock पे आरंभ करेंगे और फर्स्ट पेज में मॉडर्न हिस्ट्री से क्लास होगा 9 to 11 और 11 to 1 PM पॉलिटी का क्लास होगा। ये मंडे से ऑनवर्ड्स रेगुलर होगा, इसमें कोई नागरिक का ब्रेक की क्लास नहीं है। और फिर सारे के सारे चैप्टर्स अपने आप क्लियर होंगे। जैसे ही खत्म होता है इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, फिर उसके बाद भी ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट का क्लास होगा। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी।
इसको पूरी तरह से अपने नोटबुक पर लिखिए। मैं जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैं मैनुअल से पूछा हूँ कि अगर इस सब के लेखन PDF उपलब्ध हो गया हो तो आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जाए। कल फिर से लाइव मिलते हैं।